यहाँ से आपके एनएमएमएस एग्जाम में यानी कि राष्ट्रीय संवेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए यहाँ से हम आपको जो भी क्वेश्चंस बदलाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से सबसे पहले समझिए, फिर इसके बाद 100% इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ से जो भी हम आपको बताएंगे उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। समझ गए ना। यहाँ देखिए अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। सबसे पहले हम लोग यही जानने का प्रयास करते हैं कि ये अलैंगिक प्रजनन कहते किसको है। तो जितने भी पेड़ पौधा पाए जाते हैं उसमें पाया जाता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन उस विधि को कहते हैं जिसमें एक ही जीव भाग लेता है, इसमें लिंग भाग नहीं लेता है। जिस प्रकार हम लोग में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन उस विधि को कहते हैं जिसमें लिंग भाग लेता है। लैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल का होना जरूरी है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में किसी भी प्रकार का लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक प्रजनन जितने भी पेड़ पौधा पाए जाते हैं उसमें पाया जाता है अलैंगिक प्रजनन, जबकि मनुष्य में पाया जाता है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में दो जीव भाग लेते हैं जिसमें लिंग का होना जरूरी है। हम लोग में जैसे कि पुरुष देखिए फीमेल और मेल जब आपस में संपर्क करते हैं, कंजुगेट करते हैं, तो इस प्रकार के जनन की विधि को, इस प्रकार के जनन को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। तो समझ गए होंगे कि ये लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, इसमें देखिए विखंडन, इसके बाद देखिए द्विखंडन, इसके बाद देखिए पुनरुद्भवन। ये सारे क्या है, ये सारे अलैंगिक जनन की विधियां है, अलैंगिक प्रजनन की विधियां है। यहाँ से हम आपको जो भी याद करने के लिए दे रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहेगा आपसे, पूछेगा अविमा में अलैंगिक प्रजनन की विधियां है तो द्विखंडन उस तरह की जनन की विधि को कहते हैं जिसमें कोई एक जीव दो भागों में विभाजित हो जाता है। यहाँ देखिए लिखा भी है, द्विखंडन उस तरह के जीवों में पाया जाता है जिसमें कोई एक जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे कि अमीबा हो गया, इसके बाद देखिए पैरामेशियम हो गया, लेशमानिया हो गया। इस समय पाया जाता है द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब यहाँ पे ये समझिए, जब कोई एक जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है उसी को कहते हैं द्विखंडन। यहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, अमीबा में अलैंगिक प्रजनन की विधियां है द्विखंडन होता है अमीबा में। समझ गए ना। इसके बाद देखिए बहुखंडन, जब कोई एक जीव बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, उसे कहते हैं बहुखंडन। जैसे कि प्लेज्मोडियम में बहुखंडन होता है, यानी कि प्लेज्मोडियम में अलैंगिक प्रजनन की विधियां है बहुखंडन। जिस तरह से इससे पहले भी हम लोगों ने याद किया कि अमीबा में अलैंगिक प्रजनन की विधियां है द्विखंडन, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अलैंगिक प्रजनन की विधियां में प्लेज्मोडियम जो होता है बहुखंडन पाया जाता है। समझ गए ना। इसके बाद आप लोग यहाँ पर भी समझने का प्रयास कीजिए, ये पुनर्जनन या पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछा भी गया है। जिस तरह से हम लोग गेंदा का फूल हो गया, कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसको आप लोग काट भी दीजिएगा ना, फिर रोपिएगा ना तो वह लग जाता है। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको हम लोग कई टुकड़ों में बांट देते हैं। कई टुकड़ों में बांट देने के बाद भी फिर वह वृद्धि करके एक नया जीव का निर्माण कर लेता है, उसी को कहते हैं पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। हेड्रा हो गया, ये सारे में क्या पाया जाता है, पुनरुद्भवन पाया जाता है। इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। बहुखंडन का मतलब ये होता है कोई एक जीव बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाना। द्विखंडन का मतलब होता है कोई एक जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाना। अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है और प्लेज्मोडियम में बहुखंडन पाया जाता है। यहाँ पे देखिए प्लेनेरिया और हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन की विधि है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। इसको एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। पुनर्जनन या पुनरुद्भवन पाया जाता है प्लेनेरिया तथा हाइड्रा में। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि पुनर्जनन या पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। जब कोई एक कोशिका कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और टूट जाने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, एक नया जीव विकसित हो जाता है, तो इस तरह के अलैंगिक प्रजनन की विधि को कहते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। जिस तरह से हम लोग कई फूलों में देखते हैं, उसको कई भागों में कई टुकड़ों में काट भी देते हैं, फिर इसके बाद रोपते हैं, फिर भी उसके बाद जो है वह एक नया जीव का निर्माण कर लेता है, फिर वह उग जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी प्लेनेरिया तथा हाइड्रा में क्या पाया जाता है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, फिर वह विकसित हो सकता है। समझ गए ना। इसके बाद देखिए मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक उभार आ जाता है। यहाँ आप देखिए ना, उभार का मतलब यहाँ आप देखिए, हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसके शरीर पर एक उभार आ जाता है, उसी को कहते हैं मुकुलन। यहाँ आप देखिए हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट का मतलब खमीर, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, इसमें अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ है मुकुलन। यहाँ से क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। मुकुलन किसे कहते हैं, तो मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक उभार आ जाए, उसी को कहते हैं मुकुलन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको भी एक बेहतरीन तरीका से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे हम लोग मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। हाइड्रा और ईस्ट इस प्रकार की
जीव का उदाहरण है। समझ गए ना? तो इतने सारे क्वेश्चंस में आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसको आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल को एक बेहतरीन तरीका से याद करना है। अमीबा हो गया, लेशमानिया हो गया, पैरामेसियम हो गया, इसमें पाया जाता है अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ द्विखंडन। इसके बाद देखिए प्लेनोरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, इसमें पाया जाता है क्या? अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। इसके बाद प्लाज्मोडियम में बहुखंडन पाया जाता है अलैंगिक जनन की विधि। इसके बाद देखिए हाइड्रा और ईस्ट में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ है मुकुलन। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इस वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी तरह के विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए पहला प्रश्न कहता है अलैंगिक जनन की विधि है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये अलैंगिक जनन होता क्या है। तो अलैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक लिंग भाग लेता है। जैसे अलैंगिक जनन होता है किसमें? जितने भी पेड़ पौधा पाए जाते हैं उसमें अलैंगिक जनन होता है। मानव में होता है लैंगिक जनन, जिसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है जनन करने के लिए, उसको कहते हैं क्या? लैंगिक जनन। जिस प्रकार जो है एक मनुष्य में एक फीमेल होता है, एक मेल होता है, ये दोनों जब संपर्क करता है तो इस तरह की जनन की विधि को कहते हैं हम लोग लैंगिक जनन। यानी कि जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं उसे कहते हैं लैंगिक जनन, और जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं प्रजनन क्रिया में उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है, क्योंकि अकेला पुरुष या फीमेल के द्वारा कभी भी सेक्स की क्रिया नहीं हो सकती है, इसलिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है जिन विधि में, उसको कहते हैं लैंगिक जनन। यहाँ देखिए अलैंगिक जनन की विधि है, तो यहाँ देखिए बीजाणु हो गया, मुकुलन हो गया, द्विखंडन हो गया, ये सारे क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है जो कि पेड़ पौधा में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि उपयुक्त सभी। इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से समझते जाइए। जितने भी पेड़ पौधा पाए जाते हैं उसमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन उस विधि को कहते हैं जिसमें एक ही जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन उस विधि को कहते हैं जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं। जैसे कि मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। इसी प्रकार देखिए अगला नंबर प्रश्न, किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो यहाँ देखिए ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो ईस्ट और हाइड्रा में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद करते जाइए। मनुष्य में मादा युग्म कहलाता है, तो मादा का मतलब फीमेल में पाया जाता है अंडाणु, यानी कि अंडा। मनुष्य में मादा युग्म कहलाता है अंडाणु। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, बाह्य निषेचन में होता है। तो बाह्य निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर, जबकि आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर। जैसे मनुष्य में होता है आंतरिक निषेचन, हम लोग अंदर की प्रक्रिया द्वारा काम करते हैं। यानी कि यहाँ देखिए बाह्य निषेचन होता है किसमें? तो मादा शरीर के बाहर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बढ़ती है? तो उस मयान के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किस में होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है हाइड्रा में। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में कहाँ होता है? तो हाइड्रा में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हाइड्रा में जनन की विधि है मुकुलन। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न दे करके पहले ही अंडा देता है फिर बाद में बच्चा देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंडप्रजक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो जंतु अपने ही जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे कहते हैं जरायुज। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। समझ गए ना? शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है? तो शरीर में होने वाले परिवर्तन यह एक वृद्धि है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है वृद्धि क्या है? तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, क्योंकि इसको मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता है। हमारा जो वृद्धि होता है, हम लोग जो विकास करते हैं उसको क्या कभी भी मनुष्य कंट्रोल कर सकता है? ये तो प्राकृतिक है, ये स्वतः होता है, इसलिए वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? तो वह अवस्था होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था के अवधि में हम लोग का आवाज़ परिवर्तन हो जाता है, तरह तरह के परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं, हम लोग की लंबाई में काफ़ी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ यही एक ऐसा समय है जिसमें बच्चा ज़्यादा सीखता है। ज़्यादा सीखने की चांस इसी किशोरावस्था में होता है। यानी कि किस अवस्था में मनुष्य में के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, तो वह अवस्था होती है किशोरावस्था। हम लोग को मूंछ आ जाता है,
समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य विधि, जिसको हम लोग MC कहते हैं, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होती है? तो 28 का दिन का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है? तो कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहते हैं? तो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे की उम्र को, यानी कि 0 से 5 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। निम्न में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम होता है? एक किशोर के लिए जिसका उम्र 11 वर्ष से 19 वर्ष तक के बीच में है, उसी को कहते हैं किशोर। उसके लिए है रोटी दाल सब्जियाँ। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है? तो नर जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। समझ गए ना। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न देखिए। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गुणसूत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और हमारे मनुष्य में, यानी कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का मतलब 46। ये क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। नहीं तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, आप लोग इसका आंसर सुनिए और उसका आंसर बाहर निकालिए। समझ गए ना। तो इस तरह से कीजिएगा तो कभी भी आप एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाइएगा, एग्ज़ाम में बेहतर नहीं कर पाइएगा। जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं उसी तरह से सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, तब ना आपको आएगा वहाँ पे। किशोरावस्था की उम्र होती है तो 11 वर्ष से 19 वर्ष तक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इस तरह से याद करते जाइए। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग जो होता है उसको कहते हैं एडम्स एप्पल या कंठमणि। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। 23 जोड़ा याद रखिएगा। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है, किसके कारण से? यहाँ देखिए, खून चढ़ाने से। जिस व्यक्ति में एड्स नामक बीमारी हुआ है उसी के शरीर से हम खून निकाल करके एक स्वस्थ व्यक्ति में डाल देंगे तो उसको भी एड्स नामक बीमारी हो जाएगा। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होता है, शरीर को सीधे ही लेकर चले जाता है, शरीर गल जाता है। ये इतनी खतरनाक बीमारी होता है, इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है उसके संपर्क में नहीं जाना चाहिए। समझ गए ना। एड्स हो जाता है तो समझिए वो मर गया, उसका अभी भी इलाज नहीं है। समझ गए ना। एक ऐसा बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं निकला है, वह है एड्स। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है तो किससे? तो खून चढ़ाने से। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है तो क्या है? तो कोशिका है। जिस तरह से एक घर का निर्माण होता है छोटे छोटे ईंटों की सहायता से, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलने से। तो जीव की सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटी इकाई, तो मकान का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ईंटा है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल के कारण से पेड़ पौधे की पत्तियां हरा रंग का पाया जाता है। समझ गए ना। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिकीय जीव है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे जीव एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय का मतलब जिस जीव में एक ही कोशिका पाई जाती है उसको कहते हैं एक कोशिकीय। जैसे कि मनुष्य, यहाँ पर देखिए मनुष्य हो गया बहुकोशिकीय। मनुष्य के शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ। समझ गए ना। तो मनुष्य किस में आता है? बहुकोशिकीय में। बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत मनुष्य आता है, जबकि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब आता है एक कोशिकीय जीव के अंदर, जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं मिलने के बाद फिर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। तो सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है जीन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ये आनुवांशिक यानी कि पिता का गुण पुत्र में जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं ना कुछ मैच खाते रहता है। तो आनुवांशिक गुण उस तरह के गुण को कहते हैं जिसमें पिता का गुण पुत्र में जाएगा, यानी तो माँ का ही गुण पुत्र में जाएगा। वैसे गुण को आनुवांशिक गुण कहा जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहता है, स्थानांतरण होते रहता है, यानी कि पिता का पुत्र में, माता का पुत्र में। इस तरह से जब गुण जाता है आनुवांशिक वाहक होता है, इसके लिए जिम्मेवार होता है जीन। समझ गए ना। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। वर्णों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो किसी चीज़ को समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उन्मूलन। किसी चीज़ का समाप्त होना, किसी चीज़ को समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं
उन्मूलन, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है वनों को समाप्त करने का, तो वन उन्मूलन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। और इससे पहले भी हमने साइंस के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो जा करके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। अभी समय कम है और इसी कम समय में आपको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। तो इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाए, जो भी याद कराने का प्रयास किए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। समझ गए ना? तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया है, उसमें से हो सकता है आपने नहीं समझा, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसको फिर हम अगले वीडियो में बता देंगे। समझ गए ना? किसी भी बात को समझना ज़रूरी है। समझ गए? जब समझ जाइएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा। हाइड्रा और ईस्ट में जो होता है जनन, ये मुकुलन विधि द्वारा होता है। मुकुलन का मतलब क्या होता है? जिस तरह से हम लोग किसी पेड़ पौधा को काटते हैं, पेड़ पौधा को काटने के बाद कुछ दिनों के बाद देखते हैं उसमें पौनकी छोड़ देता है ना, यानी कि फिर उससे जो है कुछ ना कुछ निकलते रहता है ना, उभार आ जाता है ना, उसी को कहते हैं मुकुलन। समझ गए ना? ये हो गया हाइड्रा हो गया, इसके बाद देखिए ये ईस्ट हो गया, इसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। समझ गए होंगे?